कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण। कोसी की भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा। बाढ़ सहित कई कारणों को पीआरडीआई मिल गई। एक बार फिर उठी कोरोना का कहर। देवघर में 22 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। गुमला अस्पताल में लापरवाही आई सामने। समय पर सुविधा नहीं मिलने से नवजात की मौत। मृतक बच्चे के परिजनों ने इंसाफ की मांग। और गुमला में नाबालिग ने किया आत्महत्या। कुएं में कूदकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आइए आपको सीधे रांची लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आपको सीधे रांची की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर शिलान्यास किया है। सुदृढ़ीकरण कार्य जो 52 करोड़ की लागत से संपन्न हुआ है, इसमें NH 143 से पर 24 किलोमीटर सड़क के कार्य का लाभ घाघरा और गुमला के क्षेत्रों को मिलेगा। इस सड़क के निर्माण से बॉक्साइड माइंस को ढलाई में सुविधा होगी। नेतरहाट के पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा। आज शिलान्यास होने वाले कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। NH 143 से पर कुडू से घाघरा खंड 44 किलोमीटर और NH 114A पर टावर चौक दुमका से बासुकीनाथ 22 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण। इन परियोजनाओं से झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त अभिवृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे राज्य में परिवहन से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी, प्रदूषण और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, सड़क पर जाम से मुक्ति मिलेगी, समय व बहुमूल्य ईंधन की बचत होगी। साथ ही राज्य में व्यापार, शिक्षा और पर्यटन में भी भरपूर इजाफा होगा। विकास के ये नए तोहफे प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान देने के साथ साथ राज्य के हर व्यक्ति के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान भी देंगे। लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम के बाद मैं इस राज्य के झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने रोड के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है और अभी काफी प्लानिंग्स है उनकी, और हमारी जो मीटिंग्स और जो भी NHI के साथ होता है उसमें उन्होंने काफी दिलचस्पी दिखाते हुए हमारी समस्याओं को भी समझा है और उस पर उन्होंने बहुत काम करने की भी के लिए भी डायरेक्शन दिया है। तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात को रखेंगे। आज यहाँ आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NH और NHI के सड़कों के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के मंत्री बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, उपस्थित यहाँ सभी लोकसभा राज्यसभा सांसदगण, विधायकगण, झारखंड सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित NH और NHI के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आप सब लोगों को बधाई देता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। जो मुझे बताया गया है, जो अभी हम लोगों ने देखा है, लगभग हमारे इस प्रदेश में 2750 करोड़ का सड़कों का उद्घाटन हुआ है और लगभग 750 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास होना है और
ये खुशी की बात है, धीरे ही सही, लेकिन कुछ कदमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में आगे काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन मुंडा जी ने पहले ही कहा कि झारखंड प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने में विभिन्न तरीके के खनिज संपदाओं का खनन किया जाता है और इसका मूवमेंट रेल और सड़क के माध्यम से ही होता है, जो कि लगभग 60-40 के रेशियो में है। ये तो पूरे देश के पैमाने पर है। राज्य में हमारे बड़े पैमाने पर सड़क मार्ग के माध्यम से ही खनिज संपदाओं का आवागमन होता है। सिर्फ हमारे ही राज्य की खनिज संपदा बाहर हमारे राज्य से नहीं जाते, बल्कि उड़ीसा के भी हमारे राज्य से होते हुए जाती है, कई खनिज बाहर जाते हैं। बंगाल के भी कई खनिज संपदाएं हमारे राज्य से होते हुए ही जाती हैं। तो इस स्थिति में राज्य में सड़कों का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे राज्य में जो सड़कों को बनाने को लेकर स्थिति दिख रही है, वो जो पिछले 3 साल में हमारे राज्य में जिस तरीके से जो हमें पैसे आवंटित की गई हैं, वो 2017-18 में 205 करोड़ रुपए, 18-19 में 169 करोड़ रुपए हमें मिले और 19-20 में लगभग 500 करोड़ रुपए और अभी बहुत धक्के मुक्के लगाने के बाद हमें 675 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये रफ्तार बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री गडकरी साहब को। और अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसमें और हम अधिक से अधिक योजना के लिए हम लोग डीपीआर आपके तक भेजें। ये बात सही है, हमारे यहाँ पूर्व में डीपीआर बनाने में बहुत गति नहीं रही है और अभी हम लोगों ने इसमें बहुत तेजी से काम किया है और बड़े पैमाने पर डीपीआर बन के हमारी तैयार है, जो भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी। सर, भारत माला के तहत कुछ योजनाएं हैं तो हमारे राज्य में चल रहे हैं। पहला योजना छत्तीसगढ़ रायपुर धनबाद, जो लगभग 260 किलोमीटर जो झारखंड के अंदर आता है, जो 140 किलोमीटर का काम चल रहा है और शेष जो 146 किलोमीटर है उसे जल्द से जल्द लिया जाए, ये हमारा आग्रह होगा। दूसरा है उड़ीसा राज्य से संबलपुर रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो 140 किलोमीटर झारखंड के अंदर के आता है और ये टोटल ग्रीनफील्ड एरिया भी है। इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सड़क बनाने में और न जमीन की कोई उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कतें होंगी। तीसरा है रांची से पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो खूंटी हाटगमरिया जामताड़ा से होते हुए जयंतगढ़ होते हुए उड़ीसा जाएगी, जो लगभग 188 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में पड़ेगा सर। इसके अलावा यूपी से बनारस से रांची तक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो NH-75 है, जो लगभग 260 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में है, इसे भी बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण सड़क है, जिसमें लगभग 55 किलोमीटर का काम हो चुका है 4 लेनिंग का और लगभग वही 200 से अधिक 204-5 किलोमीटर शेष बाकी है। इसे जल्द से जल्द लिया जाए, जल्द से जल्द इस पर काम हम लोग कर पाए तो हमारे लिए, इस राज्य के लिए बहुत बेहतर
साबित हो सकता है। और हमारे यहाँ एक बिहार को जोड़ते हुए एक सड़क है बख्तियारपुर और से लेकर और मांझी तक, जो लगभग और मांझी तक तो हम आ गए हैं बरही से लेकर, लेकिन आगे थोड़ा सा जो घाटी का एरिया है 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो बहुत ही खराब है। आदरणीय मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि इसको थोड़ा हम लोग जल्द से जल्द कर लें, इसको ले तो बहुत अच्छा होगा। और एक हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है सर, और लगातार इस विषय पर विभाग के स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा डे टू डे इसकी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी इस पर बहुत मजबूती से पहल नहीं हो पाया है। और वो है जो हमारे यहाँ साहेबगंज में एक जो बहुत महत्वपूर्ण पुल थी जो गंगा नदी पर जो अभी बनना प्रारंभ हुआ है अभी हाल में ही, तो साहेबगंज से गोड्डा, देवघर, गिरिडीह होते हुए NH2 डुमरी में इसको मिलाना था, जो संथाल परगना एरिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़कों के रूप में उसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही गंगा ब्रिज कंप्लीट होगा तो यहाँ का जो गतिविधियां हैं उसमें बहुत तेजी आएंगी। तो सर आपसे ये आग्रह होगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द इस पर कंसर्न दिया जाए, ताकि हम लोग एक संथाल परगना को इधर हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र से बहुत आसानी से जोड़ा जा सके। और इसके अलावा सर हमारा एक और आग्रह था कि हम लोग, चूंकि खनिज संपदाओं का यहाँ मूवमेंट है, तो यहाँ एक बेहतर बाजार उपलब्ध हमारे राज्य बाजार बने, यहाँ पर व्यापार की स्थिति बने, इंडस्ट्री का एक बड़ा हब तैयार किया जा सके। इसके लिए हमारा ये आग्रह था कि बंगाल और उड़ीसा के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर और एक बनारस तक के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर की हमें आवश्यकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि एक ये तीन चीजें अगर हमारे लिए होती हैं तो एक यहाँ पर इंडस्ट्री की जो स्थिति है वो बहुत तेजी से आगे हम इसको ले जाने की स्थिति पर आएंगे। सर ये तो हमारा सड़कों से संबंधित है। और सर इसके अलावा हम लोग आपको सर जितने भी NHI के प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। आज जितनी भी सड़कें बनती हैं और उसमें जितनी भी सरकारी जमीनें हम देते हैं, और वो लगभग हम पूरी जमीनें फ्री ऑफ कॉस्ट हम NHI को ट्रांसफर करते हैं, जबकि ऐसे और दूसरे प्रोजेक्ट्स में हो, चाहे रेलवे हो, चाहे और भी कोई विकास कार्य हो, उसमें राज्य सरकार को उसके एवज में हमें उसका कंपनसेशन मिलता है। लेकिन हम आज सड़क को बनाने के लेकर हमारी भी चिंताएं हैं, और इसको जब हमारे पास इतनी हम भी कोशिश पर हैं, तो मुझे लगता है जो प्रायोरिटी है हमारे जो राज्य का, वो प्रायोरिटी को थोड़ा सा ऊपर रखा जाना चाहिए। और आमतौर पर हम लोग अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल बात पे जाते हैं तो पॉलिटिक्स तो हम लोग इधर इस रीजन में बहुत अच्छा कर लेते हैं, ईस्टर्न रीजन में, लेकिन विकास कार्य हमारे रीजन में थोड़ी सी, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हमारे क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी हमें दिखती है सर। इसमें हमारा आपसे आग्रह होगा कि हमें थोड़ा सा विशेष रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे भी हमारी आर्थिक अपनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और हमने बहुत वैसे भी NH को कई सड़कें ट्रांसफर कर रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सड़कों को हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, और अभी उनकी सड़कें बहुत अच्छी स्थिति पर नहीं है। और ऐसी स्थिति पर सड़क खराब होने से निश्चित रूप से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। अभी हाल में ही बासुकीनाथ दुमका के आसपास कोविड के दौरान इतनी खराब सड़क थी कि वो एक छोटी गाड़ी के ऊपर ट्रक गिर जाने की वजह से छोटी गाड़ी में जितने पैसेंजर थे सारे मर गए।
तो ये बहुत दुखद बात होती है ऐसी घटना को अंजाम जब ये घटनाएं होती हैं। और सर एक आपने देखा होगा भी जो हमारे एनएचआई के डिपार्टमेंट के लोगों ने जो स्लाइड प्रेजेंटेशन दिया है, इन लोगों ने सड़कें तो काफी खूबसूरत तरीके से उसकी फोटोग्राफी करी है। उस फोटोग्राफ्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पर्यावरण को देख के विषय पर हमें चिंता करने की आवश्यकता होगी। सड़कों के किनारे पेड़ों की उपलब्धता बिल्कुल कम दिखती है और लगभग सब जगह खानापूर्ति की जैसा ही स्थिति दिखता है। और क्योंकि झारखंड में तो अधिकतर मतलब 50% हमारा एरिया तो जंगल का ही क्षेत्र है और वही हरा भरा दिखता है। सड़कों के किनारे में पेड़ों की संख्या बहुत कम के बराबर दिखती है, नहीं के बराबर दिखती है। और इसको लेकर एक विशेष ड्राइव के साथ सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की आवश्यकता है ताकि पर्यावरण को भी हम लोग संरक्षित कर पाए सर। और सर हमारे लिए एक और विषय है जो शायद हमने तो आपके पदाधिकारियों के साथ ये बातें शेयर की हैं कि हमारे एरिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, जहां पर हाथियों का आवागमन बराबर होता रहता है और सड़कों को बनाने के बाद उनके मूवमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया है। कई सूचनाओं के माध्यम से और कई व्हाट्सएप और ये के माध्यम से मैंने सड़कों के किनारे हाथी के बच्चों को फंसते हुए देखा है। कई जगह पर हाथियों को सड़क के किनारे मतलब दूसरी तरफ क्रॉस नहीं करने की वजह से शहरों की ओर आने के लिए आने की स्थिति बनी है। ऐसी भी स्थिति हमने देखी है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर नहीं होने के प्रॉपर वे में हम लोग इनको नहीं ट्रीट करने की वजह से हाथियों का मूवमेंट थोड़ा डाइवर्ट होता है, जिससे आम जनों को काफी नुकसान होता है। तो मेरा ये आग्रह होगा कि ये विशेष रूप से एलिफेंट कॉरिडोर और सड़क के किनारे पेड़ को लगाने के लिए हमें मजबूती से कदम उठाना चाहिए सर। और बाकी आज के इस प्रोग्राम में हालांकि हम लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए के भी प्रोजेक्ट्स उद्घाटन किए हैं, कर रहे हैं हम लोग। उससे कोई ये नहीं है, लेकिन जो भी है ये एक अच्छी पहल है। और जिस तरीके से आज इस बार मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा जो एलोकेशन हुआ है, यहाँ पर फंड एलोकेशन हुए हैं जो विगत 17-18 से लेकर के 20-21 तक, अभी तो हमें 675 करोड़ रुपए का ये मिला है, जबकि हमारा अलॉटमेंट लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड है। हम उम्मीद करेंगे कि सर हमें थोड़ा सा हमारे इसमें बढ़ोतरी की जाए। और एक विशेष बात है सर, मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ सर पहले हमारे यहाँ ये सारे प्रोजेक्ट्स का जो हेडक्वार्टर था लखनऊ हुआ करता था, और अब ये लखनऊ से उठ करके ये कलकत्ता चला गया है, जहां रीजनल पेमेंट अकाउंट ऑफिस वगैरह नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको पेमेंट और इनको ये होने में बहुत दिक्कतें हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि इसकी कोई अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट में ही किसी पदाधिकारी को आप लोग नामित करें, ताकि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और वो काम तेजी से कर पाए। यही मेरा आग्रह होगा सर। बाकी आज के इस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आदरणीय मंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इतना बहुमूल्य समय आज निकाला है। और माननीय सभी मंत्रीगण और सांसदगण, विधायकगण को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री सर। आपने जो भी निर्देश दिए हैं और जो भी एनएचआई या एनएच के कार्यों में प्लांटेशंस और जंगल के संबंध में और जो हाथियों के आवागमन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की है, उनको हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी में लेते हुए, और अभी जो प्लांटेशंस का ड्राइव पूरे इंडिया में चला हुआ है माननीय मंत्री श्री गडकरी सर के निर्देश पे, उसमें इस साल हमारा लक्ष्य है कि हम इस बरसात से पूर्व
या इस बरसात में होते हुए 100% प्लांटेशन का लक्ष्य रखेंगे सभी एनएच पे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो हम जितने भी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं हम उससे ज्यादा ही कोशिश करते हैं बनाने का। और उसके बाद उसमें जो प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो उस पर भी हमने साइट पर स्थल पर इसके लिए जो है कार्य करने का ये संकल्प लिया है। आगे इस पर हमारी पूरी फोकस होगी। सर अब सभा इस जो ये अपना इसका समापन और इसका ये कहें कि जो हमारा ये मिश्रा जी यहाँ जो सड़कें बनाते हैं, मैं चाहूंगा कि अगर हमारे छोटे छोटे कई पहाड़ आते हो, फॉरेस्ट आते हो, तो अंडरपास को भी लेकर के भी होमवर्क किया जाए कि हम लोग अंडरपास भी हम लोग निकल सकें, ताकि हम वो जंगल को काटने से हम बचा पाए या उसको उसके साथ छेड़छाड़ करने से बचा पाए। सर धन्यवाद सर। अब मैं सर माननीय यशस्वी मंत्री हमारे श्री सबों के प्रिय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने विगत 2014 से 2021 के बीच सड़कों ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका पूरे भारतवर्ष में इन्होंने जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे रांची से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मौके पर कई विधायक मंत्री मौजूद थे, लेकिन इस खास मौके पर नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इस दौरान सड़कों पर और किस तरीके से और बेहतरीन बनाया जाए इस पर चर्चा हुई है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार सरकार जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने नेपाल के कोसी नदी में पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस, इंजीनियर इन चीफ राजेश कुमार, मुख्य अभियंता मनोज रमन समेत कई लोग मौजूद रहे। जिसके बाद जल संसाधन मंत्री ने कौशिकी भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की और बाढ़ सहित कामों के साथ कई कामों का निरीक्षण किया है। 15 मई तक जो भी एंटी इरोजन का काम है वो सारा काम पूरा होगा। एक प्रोजेक्ट को हम लोगों ने रिव्यू किया है। हम लोग नेपाल साइड में भी जो 19 काम चल रहा है उसका भी रिव्यू किया है। हम लोग होपफुल है कि 15 मई तक सारा काम पूरा होगा और सारा जो इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है कहा जैसे एक चीज का रिव्यू किया कि एक प्रोजेक्ट होपफुल प्रोग्रेस है। 15 मई तक सारा काम कंप्लीट होगा। अब खबर सिमडेगा से है, जहां पर गेल इंडिया की कार्यशैली पर पिछले 2 सालों से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों के निर्देश का भी पालन करना गेल इंडिया के कर्मचारियों नहीं समझते। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने गांव की सभा में बैठकर गेल इंडिया के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गेल इंडिया उनकी जीवन पर पाइपलाइन लगाने का काम कर रही है, जिसके लिए उन्हें प्रति डिसमिल लगभग 300 रुपए दिए जा रहे हैं और ओडिशा में किसानों को 5,000 रुपए प्रति डिसमिल के दर पर पैसे दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि पंचनामा करते समय किसी किसान को कोई जानकारी नहीं दी गई और बिना मुआवजा भुगतान कर काम शुरू किया गया है। हालांकि मीडिया के पहुंचे हुए कुछ किसानों को पंचनामे की कॉपी दी गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। गेल इंडिया लिमिटेड तानाशाही रवैया अपनाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो पूरा पैसा मिलता है और नहीं बोलता है उसको बिल्कुल नहीं मिलता है और अभी वैसे ही हो रहा है। आपको
हमको तो मिला है, लेकिन आप पब्लिक को तो नहीं मिला है ना। 25,000 जमीन का मिला है। पेड़ पौधा का? पेड़ पौधा का कुछ भी नहीं मिला। फसल का भी नहीं मिला। पंचनामा कॉपी है आपका? नहीं है। दे के काम, अरे बिना पूछ के उन लोग तो काम कर रहे हैं ना। मंगेरा गांव में टोटल 47 लोग प्रभावित रकबा है, जिसमें से 9 लोग का हमारा पेंडिंग है। इसमें 9 लोगों में से पेंडिंग है, उसमें से सारे लोग का पेपर में प्रॉब्लम है, इसीलिए 9 लोग का पेपर नहीं हुआ। 9 लोग का पेपर होने के बाद उन लोग का मुआवजा जल्द ही दिया जाएगा। तो रजिस्टर नियम में तो नहीं है कि आप जिसका पेपर जब ओके नहीं था तो उसके जमीन पे भी आप लोग काम कर दिए? नहीं, जमीन से उनसे पूछकर काम किया गया है। तो लोगों ग्रामीण का आरोप है कि आप वो ब्लेम कर रहे हैं। पहले इनसे पूछा गया है, इनसे साइन लिया गया है, साइन पंचनामा करके ये खुद से एग्री किए, तब हम लोग काम किए, गेल कंपनी काम की। तो अभी तक जब आप लोग वहाँ इतना दिन से काम कर लिए यहाँ पर, अभी फाइनल स्टेज पहुँचने वाला क्या है, आपसी भाइयों लोग का इन लोग का झगड़ा, इसमें इन लोग पेपर सही से नहीं दिखा पा रहे हैं और न सही से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। गुमला में एक बार फिर अस्पताल कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मामला सामुदायिक अस्पताल का है, जहां डॉक्टर और कर्मियों की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई। इसी को लेकर मृतक बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया है, सही समय पर सुविधा नहीं मिलने की वजह से बच्चे की मौत हो गई है। इस पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। क्या आप दुबले